नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने शिरकत की और इस मौके पर शंकरन नायर को याद करते हुए पीएम ने कहा कि शंकरन नायर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का केस लड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। से एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया है। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। केरल के थे, घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड केस लड़ने का खुद ने फैसला किया। वो अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसको शंकर नायर जी ने जलियांवाला हत्याकांड के लिए कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया। साथियों, ये सिर्फ मानवता के साथ खड़े होने का ही मामला भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। कैसे दूर सुदूर दक्षिण में केरल का एक व्यक्ति पंजाब में हुए हत्याकांड के लिए अंग्रेजी सत्ता से टकरा गया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की असली प्रेरणा है। यही प्रेरणा आज भी विकसित भारत की यात्रा में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमें केरल के शंकरन नायर जी के योगदान के बारे में जरूर जानना चाहिए। लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया।
और इसी के लिए हम लोगों ने यहां पर इस बार एक नई स्कीम प्रारंभ की है। यह स्कीम है सीएम युवा की। सीएम युवा की स्कीम में हम लोगों ने कहा, बहुत सारे मैं देखता हूं युवा के पास एक विजन है, वह कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके बाद पूंजी नहीं होती, उसको कोई गारंटी देने वाला भी नहीं मिलता है। सरकार ने तय किया हर वर्ष 1 लाख युवाओं को हम लोग नए उद्यमी के रूप में स्थापित करेंगे। 1 लाख युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के युवाओं को उसमें प्राथमिकता भी दी गई और उन्हें कहा गया कि हम विशेष देंगे। इसमें मार्जिन मनी में भी बिना गारंटी के, बिना ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए की ऋण की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए पहले चरण में सरकार ने व्यवस्था कर दी है। मैंने 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया था और 31 मार्च आते आते 30,000 युवाओं को अब तक हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। 2 लाख से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन भी कर लिया है और मैं चाहूंगा कि ये हर वर्ष हम 1-1 लाख युवाओं को लेंगे। इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो इसके स्केल को बढ़ाएंगे। फर्स्ट पेज में 5 लाख रुपए तक, सेकंड में 10 लाख रुपए तक और उसके बाद फिर ये सीमा हम बढ़ाते जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश को एक उद्यम प्रदेश के रूप में स्थापित कर सके। याद रखना, अगर हमें बड़े निवेश को लाना है तो एंकर यूनिट के रूप में एमएसएमई की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। देश और दुनिया का हर इन्वेस्टर आज यूपी के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। ये माहौल वैसे नहीं बनता है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए विशेष अभियान चलाने पड़ते हैं। कानून का राज वास्तविक धरातल पर दिखाई दे, इसका एहसास कराना होता है। पॉलिसीज बनानी पड़ती है अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। पॉलिसी के लिए सिंगल विंडो की जो परिकल्पना है उसको साकार करना पड़ता है। किसी इन्वेस्टर को समस्या नहीं होनी चाहिए। याद रखना, दुनिया के बड़े से बड़े देश हों, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत अपने उद्यमी को निराश नहीं कर सकती है। अगर उसने निराश किया और उद्यम वहां से बाहर के लिए पलायन करने लग गया है तो मान के चलिए कि वहां की अर्थव्यवस्था डावाडोल होने वाली है। डावाडोल होने का मतलब वहां के नागरिकों के सामने रोजगार का संकट आने वाला है। नारे लुभावने लगते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हमने भुगते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो आपके कानपुर में है। कानपुर को याद करिए, आज से 40 साल पहले कानपुर देश के 4 महानगरों में गिनती होती थी। कानपुर की 4 महानगरों में गिनती होती थी। कानपुर का टेक्सटाइल उद्योग पूरे देश के अंदर छाया हुआ था। हजारों लोग उसके वहां नौकरी और रोजगार के साथ जुड़े हुए थे। नियमित रूप से उद्योग में जाते थे, एक निश्चित समय तक काम करते थे, सम्मानजनक मानदेय पाते थे, फिर अपने घर और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जैसे वहां ये नारे लगने प्रारंभ हुए, दुष्परिणाम क्या हुआ? एक एक यूनिट बंद होती गई। कानपुर का टेक्सटाइल बंद हो गया, चौपट हो गया और अंततः क्या हुआ? जो लोग निवेश किए थे वह तो अपनी पूंजी लेकर के दूसरे राज्यों में चले गए, दूसरे देशों में चले गए, लेकिन जो कामगार था वो बेचारा वहां सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गया, ठेला लगाने के लिए मजबूर हो गया। जब भी कोई उद्यम हतोत्साहित होता है तो यही नजारा देखने को मिलता है जो 40 वर्ष पहले कानपुर के अंदर देखने को मिला था, जो आज कोलकाता के अंदर देखने को मिल रहा है। ये 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे देश के अंदर। अगर ईस्ट में जाएंगे कोलकाता,
मुझे याद है 40 वर्ष पहले लखनऊ और उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उस समय झारखंड भी बिहार का पार्ट था, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां की ज्यादातर आबादी ये वेस्ट बंगाल में जाती थी काम ढूंढने के लिए और वहां के टेक्सटाइल उद्योग में काम करती थी या कानपुर में काम करती थी। ज्यादातर लोगों के रोजगार के माध्यम थे। 40 वर्ष के इस अंतराल में ये फिर देश के दूसरी तरफ डाइवर्ट हुआ, क्योंकि दोनों जगह जब उद्योग में अराजकता का शिकार उद्योग बना, दुष्परिणाम सबके सामने है। आज वेस्ट बंगाल की स्थिति आप सबके सामने है, कानपुर आपके सामने है, और इसलिए कोई भी देश ये रिस्क नहीं लेता। और याद रखना, किसी भी बड़े उद्यम के लिए उसका बेस होता है एमएसएमई यूनिट। एमएसएमई यूनिट के लिए एक स्किलिंग का अच्छा सेंटर यह विश्वविद्यालय बन सकता है। इस विश्वविद्यालय को बनाया जा सकता है, क्योंकि उस प्रकार की विशेषज्ञता आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के पास है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ जगह तो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, उन सबकी एक नई जानकारी आपको उसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और हमारे युवाओं के अंदर प्रतिभा भी है और उनके पास विजन भी है। वे इस विजन का लाभ लेकर के इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के नौजवानों को कुछ एहसास कराया था और देशवासियों से अपील की थी। जब 2022 में देश अपनी आजादी की अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उन्होंने देशवासियों से कहा था, आयोजन केवल आयोजन नहीं होना चाहिए, यह आयोजन हमारी संकल्प की पूर्ति का माध्यम बनना चाहिए। इस संकल्प, इस बात को लेकर के अगले 25 वर्ष का एक रोड मैप हमारे सामने होना चाहिए। क्या रोड मैप हो हमारे, क्या तैयारी की है हमने? आयोजन केवल एक आयोजन नहीं होना चाहिए, हमारे पास ठोस रणनीति होनी चाहिए। ठोस रणनीति इस बात की कि अगले 25 वर्ष में हम क्या दूरी तय करेंगे। आप केवल चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग ढूंढना पड़ेगा, और आपने हर मार्ग एक मंजिल तक पहुंचा ही देगा, लेकिन मंजिल का पता तो होना चाहिए आपको। अगले 25 वर्ष में हमारा देश कहां जाएगा? हो सकता है अगले 25 वर्ष में मंच पर बैठे हुए लोग इस व्यवस्था के सक्रिय पार्ट न हो, लेकिन यहां की युवा पीढ़ी उसका सक्रिय पार्ट होगी, उसको नेतृत्व दे रही होगी। उस समय के लिए कैसा भारत आपको चाहिए, उस भारत की रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसका रोड मैप तैयार करने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया। कैसा? एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला भारत, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, ऐसा भारत, मेड इन इंडिया की संकल्पना को पूरा करने वाला भारत, भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने और हर दिशा से बने। ये संकल्पना के लिए उन्होंने पंचप्रण दिए थे। ये पंचप्रण हर एक व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ तो हो, वह अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया था। और यह वर्ष केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लखनऊ खंडपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पावन जयंती भी है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम सब दलित, वंचित और समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने के महामानव के रूप में आयोजित करते हैं। ट्रिब्यूनल के पीछे का उद्देश्य भी सरकार का बहुत स्पष्ट रहा है। हमारे न्यायालयों में मामले बहुत लंबित पड़े हुए हैं। इन लंबित मामलों के लिए कोर्ट के अनावश्यक समय को जाया न करना पड़े, इसके लिए ट्रिब्यूनल के स्तर पर इन मामलों की अलग से सुनवाई हो और वे ट्रिब्यूनल समयबद्ध तरीके से उन संबंधित पक्षों को मेरिट के आधार पर न्याय प्रदान कर सकें। इस स्पष्ट मंशा के साथ ट्रिब्यूनल ने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया। कैट की भूमिका भी केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए विभिन्न सरकारी उपक्रमों और शासकीय व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों और कार्मिकों की समस्याओं को, जिन्हें लगता था कि उनके साथ किसी स्तर पर न्याय नहीं हो पाया है, उनके लिए प्लेटफॉर्म देना और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें समयबद्ध न्याय प्रदान करने का रहा है। लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि वह फुल बेंच हो या सर्किट बेंच, अगर उनके पास स्वयं ही संसाधन नहीं है तो वह दूसरों को न्याय प्रदान करने के लिए कितने एग्रेसिव तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। और आज यहां पर जिन 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए कैट की व्यवस्था यहां पर दी गई है, इतना शानदार भवन आज बनकर के तैयार हो रहा है और बनकर के समर्पित हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार उन सभी कार्मिकों को जो यहां पर किन्हीं कारणों से उन्हें कैट की शरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उन सभी कार्मिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मित्रों, सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये समयबद्ध हो, सहज हो, सरल हो। एक कॉमन मैन भी, एक सामान्य कार्मिक भी, एक सामान्य नागरिक भी अपने साथ किसी भी प्रकार के अन्याय और उपेक्षा के लिए वहां तक पहुंच बना सके और उसकी समय पे सुनवाई होकर के समय पे मेरिट के आधार पर उस मामले का निस्तारण हो सके। अगर वह न्याय समय पे नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि यह व्यवस्था का इससे भद्दा मजाक दूसरा नहीं हो सकता। बहुत बार आप देखते होंगे कितना लंबा समय लगता है न्याय प्राप्त होने में, और कई बार तो पीढ़ियां चली जाती, तब भी न्याय की उम्मीद बहुत कम रह पाती है। मुझे याद है गोरखपुर में जुड़े हुए हमारे एक मठ से जुड़ा हुआ एक मामला था। 1956 में वह न्यायालय में गया और 56 से चलते उच्चतम न्यायालय में आते आते 1997 में उसका फैसला फिर वहां से हो पाया। आप अनुमान करिए कि इन 40 पीढ़ियों में मैं तीसरी पीढ़ी था और वहां भी मुझे ही पता नहीं था ये मामला क्या है। तो मैं फिर अपने अधिवक्ता के पास गया, मैंने कहा भी एक नोटिस आया है, क्या है?
तो उन्होंने फिर मेरे गुरुजी का स्मरण करते हुए कहा, कह रहे वो गुरुजी एक बार आए थे, उन्होंने मुझे बताया तो उसकी फाइल में थोड़ा लिखवाता हूं। खैर पहले तो फाइलों में लोग दबाते थे, अब तो आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से सारी चीजें बहुत आसान हो चुकी है। उन्होंने फिर निकाला, फिर उसके बाद उसकी पैरवी आगे बढ़ाई और अंततः वो फैसला फिर मठ के पक्ष में 1956 से चल करके 1997 में आप अनुमान कर सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद वो फैसला तब हमें मिल पाया। ऐसे ही अनेक मामलों में हम देखते रहे। अब अनुमान करिए किसी भी कर्मचारी के लिए जिसने 10 साल 15 साल की सेवा की है, अगर उसे कैद की शरण में आना है और उसको फैसला प्राप्त करने में 25 साल लग गए तो उसका तो काम हो गया, क्योंकि वह इस समय इतनी तो उसकी पूरी नौकरी का समय भी नहीं होता है। उसका कुल नौकरी करने का समय 30 से 35 वर्ष का होता है और 15 साल उसके व्यतीत हो चुके हैं। अगले 25 वर्ष के अंदर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए कि फिर उसको न्याय कभी नहीं मिलना है और फिर उसके बाद उसको और उसके परिवार में क्या बीतती होगी। लेकिन मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगा जो यहां पर मैंने आंकड़े देखे 2014 से 2025 के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप उन्होंने यहां पर हमने देखा है कि लखनऊ पीठ ने 10 वर्षों में कुल 6,708 मामलों में से 6,000 से अधिक मामलों का यहां पे निस्तारण किया। इस गति को और तेज किया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण ने सोमवार को एक और ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया है। आपको बता दें कि ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैदिक विधि विधान के साथ में मुख्य शिखर पर कलश स्थापित किया गया। यह पवित्र कार्य सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और 10:30 बजे शिखर पर कलश की स्थापना पूरी हुई। इस अवसर पर अयोध्या में उत्सव का माहौल रहा और स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के कायाकल्प से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में राम भक्ति की लहर और मजबूत हो रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि वैशाखी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्य संपन्न हुआ है। अब मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापना की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। मंदिर निर्माण प्रगति पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिकता के एकता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण देशवासियों की आस्था और संकल्प का परिणाम है। ये भारत की सनातन संस्कृति को विश्व पटल और सशक्त करेगा। सीएम योगी ने ट्रस्ट और निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों की सराहना की और इसे नए भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अयोध्या को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उधर बीजेपी नेता जीशान हैदर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इसी के साथ उन्होंने दूसरे मुद्दों पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बिल्कुल सही बात कही माननीय मोदी जी ने। मुसलमानों के ये हितैषी नाम के हैं, इन्होंने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं इस देश में। इस देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकार रही है इनकी। आप बताइए, इनकी जब सरकारें थीं इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? एक सच्चा कमेटी इन्होंने बनाई थी। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई बिंदुवार तरीके से। कितने बिंदुओं पे इन्होंने अमल किया? मैं तो पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से, गंदी नकली गांधियों से, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। आज मुसलमान भाई कहां है हमारा? आप देखिए ना, पंचर बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, बाल काट रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनकी बस्तियों में जाइए कि इन हालातों में रह रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इनका? कौन है? आज आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज जब सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में आने के बाद सबसे पहले आप उनको भूलते हैं। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए मुसलमान को। अगर आपके अंदर हिम्मत है, नहीं आपके अंदर हिम्मत है नहीं, आप बना ही नहीं सकते हैं। आपकी सोच खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप उनकी टीम में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, एक मुसलमान आदमी उनकी टीम में नहीं, कोर टीम में। और आज से नहीं, हमेशा से,
क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते मुसलमानों के ऊपर, सिर्फ उसे उनको बेवकूफ बनाते हैं और बगलाने की कोशिश में लगे रहते हैं और वही इसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आगामी चुनाव आ रहे हैं बिहार में, दे 50% मुसलमानों को वोट, टिकट दे 50% मुसलमानों को, नहीं देंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है। ये सबसे ज्यादा इस देश में अगर मुसलमानों का नुकसान किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी के रहते देश को कोई खतरा नहीं है। एक बार फिर से